फ्रेंड, मैं उमवीर सिंह आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और आज आप अगर वीडियो को देखेंगे तो निश्चित है आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसकी अंग्रेजी है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ये जो चैप्टर है इससे बोर्ड परीक्षा में 4 से 5 नंबर के सवाल एकदम श्योर है कि आने हैं। और यह जो है चैप्टर जो है आपको 10 तक ही पीछा छोड़ने वाला नहीं है। आपका 11 में भी है, 12 में भी इसका उपयोग है, बीएससी करोगे, बीटेक करोगे, हर जगह इस चैप्टर का उपयोग है। इसलिए इस चैप्टर को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। आपको अगर आनंद न आ जाए तो कहिएगा, लेकिन आपको लास्ट तक देखना है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले इसमें बात करते हैं समांतर श्रेणी है क्या। तो यहाँ लिखते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी इसको समझते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये होता है समांतर श्रेणी। तो समझिए, आप कहेंगे कि ऐसी श्रेणी जिसके अगले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने अथवा घटाने से प्राप्त होती है, ऐसी श्रेणी को हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। क्या कहेंगे? वह श्रेणी जिसके अगले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से जो श्रेणी प्राप्त होती है, उसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। लिखेंगे वह श्रेणी जिसके अगले पद में एक निश्चित संख्या वह श्रेणी जिसके अगले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने, वह श्रेणी जिसके अगले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। अब समझिएगा कि वह श्रेणी जिसके अगले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ये क्या होता है भाई? फॉर एग्जाम्पल में भी आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल की हम बात करें तो देख सकते हैं, आप लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं 27, 24, 21, 18, 15, 12। ठीक है, 9। ये 2 एग्जाम्पल आपके सामने हैं। आप देखेंगे कि एक निश्चित संख्या जोड़ने से ही ये श्रेणी बनी हुई। कैसे? अब इसमें देखिए अंतर, देखिए 4 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा? 2। 8, 6 में से 4 घटाएंगे तब भी 2। 8 में से 6 घटाएंगे तब भी 2। 10 में से 8 घटाएंगे तब भी 2। 12 में से 10 घटाएंगे तब भी 2 ही बचेगा। तो 2 संख्या 2 जो है उसमें जोड़ा जा रहा है। 2 में 2 जोड़ा गया 4, 4 में 2 जोड़ा गया 6, 6 में 2 जोड़े हैं तो 8, 8 में 2 जोड़े हैं तो 10, 10 में 2 जोड़े हैं तो 12। उसके आगे फिर 2 जोड़ेंगे क्या होगा? 14। उसके आगे 2 जोड़ेंगे क्या होगा? 16। उसके आगे 2 जोड़ेंगे क्या होगा? 18। एक निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है कि नहीं? और वह निश्चित संख्या क्या है? आप कहेंगे 2। क्या है? 2। इसमें देखिए या घटाने से, एक निश्चित संख्या घटाने से अगला पद प्राप्त होता है। देखिए 27 में से कितना घटाया गया है? 3। 27 में से 3 घटाए हैं तो 24। अब उसके आगे का पद हमको प्राप्त करना, क्या करना पड़ेगा? फिर हमको 3 घटाना है तो 24 में से 3 घटाएंगे क्या होगा? 21। फिर उसके अगला पद हमको क्या करना, क्या करेंगे? फिर एक निश्चित संख्या 3 घटाएंगे तो
18, फिर 18 में से 3 घटाएंगे तो 15, फिर 15 में से 3 घटाएंगे तो 12, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9। कहने का मतलब यह है कि ऐसी श्रेणी जिसके अगले पद में, अगला पद अगर हमें प्राप्त करना है तो उसके पहले पद में एक निश्चित संख्या आपको जोड़ना है या घटाना है। तो लिखिए वह श्रेणी जिसके अगले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है। ठीक है, ऐसी श्रेणी को हम क्या करते हैं, समांतर श्रेणी। जैसे 2 में 2 जोड़ने पर 4 आया है, 4 में 2 जोड़ने पर एक निश्चित संख्या यहाँ जोड़ा जा रहा है। देखिए एक निश्चित संख्या जोड़ रहा है, इसमें एक निश्चित संख्या घटा रहा है, तब उसका अगला पद हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे ये आपका जो श्रेणी होगा वो एपी में होगा। एपी का मतलब क्या होगा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये भी आपकी श्रेणी किसमें है, एपी में। एपी में मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बने, ये समांतर श्रेणी में है क्योंकि एक निश्चित संख्या। अच्छा एक चीज और देखेंगे, इसमें प्रथम पद को इस मान ए से लिखते हैं और प्रथम पद का मान कितना है, 2 है। ठीक है, और सार्व अंतर, इसमें सार्व अंतर को ध्यान दीजिएगा, सार्व अंतर को डी से लिखते हैं। किसे लिखते हैं, डी से। और ये कैसे आता है तो ये ध्यान दीजिएगा, ये पहले पद को ए से भी लिखते हैं और a1 से भी लिखते हैं। a1 a2 इसी प्रकार a3, इसको हम क्या कहेंगे a4, इसको हम लिखेंगे a5, इसको हम क्या लिखेंगे a6, इसको इसके आगे वाला होता है a7। ऐसे अरे क्रम गिनना बाबू, a1 a2 a3 a4 a5 a6 हो गया। अब हमको सर्वांतर निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, अगले पद में से पहले पद को घटाना है। तो ध्यान दीजिएगा डी बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1 निकालिए, या लिख सकते हैं a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3 या a5 माइनस a4। इसका मतलब क्या है भाई, सारांतर कभी भी निकालना होगा तो ध्यान दीजिएगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटाइएगा, या तीसरे में से दूसरे को घटाइएगा, या चौथे में से तीसरे को। देखिए दूसरे में से पहले को घटाइएगा, या तीसरे में से दूसरे को, या चौथे में से तीसरे को, या पांचवें में से चौथे। अपने पास वाले को ही घटाइएगा, यानी अगले पद में से पहले पद को घटाइएगा a2 में से। तो कहने मतलब हर जगह आप देखेंगे तो हर जगह सारांतर क्या होगा, समान होगा। यानी 4 में से बताइए a2 का मान अगर हम 4 रखते हैं और a1 का मान 2 रखते हैं तो 4 में 2 कितना होगा, 2। अच्छा a3 का मान कितना है, a3 का मान कितना 6 था और a2 का मान कितना है 4 है, तो 6 में से 4 घटाएंगे तभी कितना आएगा, 2। और a4 का मान आप देखिए, a4 का मान कितना है 8 और a3 का मान कितना है 8 में से 6 घटाएंगे तभी कितना आएगा, 2। तो हर जगह अगर सार्व अंतर समान है तो समझ लीजिएगा कि ऐसी श्रेणी को हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। और अगर सार्व अंतर समान नहीं है तो उसे हम समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी देख लीजिए, अगर हम यहाँ पहले पद को अगर a1 से माने, इसको a2 से माने, इसको a3 से माने, इसको a4 से माने, इसको a5 से माने, इसको a6 कहें, इसको a7 कहें, और हमको सार्व अंतर निकालना है। तो सार्व अंतर जब भी निकालना होगा तो सार्व अंतर को हम डी से लिखते हैं। डी का मतलब क्या, या तो इसमें से ये घटा लीजिएगा, या इसमें से ये घटा लीजिएगा, या इसमें से ये घटा लीजिएगा। तो कहने मतलब हम निकालते हैं a2 माइनस क्या लिख सकते हैं, a1 करिएगा। अगर इसमें से ये नहीं पसंद आ रहा है तो क्या लिख सकते हैं, आप a3 में से 2 घटा लीजिएगा, a3 में से क्या घटाइएगा, a2। ये भी नहीं पसंद आ रहा तो a4 में से a3 घटाइएगा, a4 माइनस a3। लेकिन कूद के मत घटाइएगा, कूद का मतलब a3 में से अब a1 मत घटाना, a4 में से a1 मत घटाना, उसके बगल वाले, यानी उसके मान लीजिए a4 में से घटाना तो इसके जस्ट बगल वाले को घटाइएगा। a5 को लेना है इसके जस्ट पहले वाले, अगर a6 से लेना तो a6 के पहले वाले मान को। तो देखेंगे अगर सार्व अंतर इनके समान है तो हम कहेंगे ऐसी श्रेणी को हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। अब देखिए सर्वांतर समान है कि नहीं, a2 का मान कितना है, आज 24 देखेंगे, 24 माइनस, और a1 का मान कितना 27, कितना है -3 है। ठीक है, अब a3 का मान देखेंगे 21 है, और a3 का मान 21 है, और a2 का मान कितना 24 है। यहाँ पे देखेंगे क्या है, -3 आया। ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं a4 का मान कितना 18 है, और -21 से घटा देंगे कितना होगा -3। यानी अगर कोई श्रेणी आपको चेक करने के लिए
ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो आप सारा अंतर निकालिएगा, 2 ठो निकालिएगा, ज़्यादा नहीं, 2 ठो। पर A2 में से A1 घटा लीजिएगा और A3 में से A2। अगर ये मान सेम आ गए तो कह दीजिएगा समांतर श्रेणी है, अगर नहीं आए तो नहीं है। जैसे बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं और आपको चेक करना है कि ये दिखाइए कि ये समांतर श्रेणी का है कि नहीं। मान लेते हैं यहाँ क्या है 3 5 नहीं 3 5 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया एंड ये 3 5 8 10 ये 12 ले लेते हैं, ये 15 ले लेते हैं और कह देगा क्या यह समांतर श्रेणी में है। अगर कह दिया जाए कि क्या यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है तो आपको सबसे पहले चेक करना है। चेक कैसे करोगे, सबसे पहले सार्व अंतर निकालना। क्या निकालना, सार्व अंतर। और सार्व अंतर कैसे निकालोगे, सार्व अंतर निकालने का तरीका हमने बताया है कि दूसरे में से पहले को घटाइए, या तीसरे में से दूसरे को घटाइए, या चौथे में से तीसरे को घटाइए, या पांचवें में से चौथे को घटाइए, या छठवें में से पांचवें को घटाइए। तो क्या करोगे, A2 माइनस क्या करोगे, A1 निकालो, या क्या करो A3 में से A2 घटाओ, या A4 में से क्या घटाओ A3, बस 3 घटा दिया। अब यहाँ देखिए घटा के देखते हैं क्या होता है। अब आप तो एक क्रम जाने गए होंगे, A1 है, A2 है, A3 है, A4 A5 A6। अब बताइए A2 का मान क्या है 5, A2 का मान 5 रखिए, और A1 का मान क्या है 3, 5 में से 3 का 2 आया, ठीक। अब A3 का मान क्या है 8 और A2 का मान क्या है 5, 8 में से 5 घटाएंगे क्या होगा 3 आएगा। अच्छा A4 का मान देखेंगे कितना है 10 और A3 का मान कितना है 8, कितना आया 2। अब आप बताइए, आप इतने तो समझदार हैं कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे इस सार्व अंतर को हम D से लिखते हैं, 2 है 3 है 2 है, क्या बराबर है। तो जब बराबर नहीं होगा तो कह देंगे कि ये समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। और अगर इनके सार्व अंतर समान है तो ये समांतर श्रेणी है। तो कर्मक में परिभाषा के अनुसार वह श्रेणी जिसके अगले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है, यानी वह श्रेणी जिसके अगले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है। अगले पद में जैसे अगला पद जो है, यानी एक वह श्रेणी जिसके अगले पद में, जैसे मान लीजिए इसमें एक निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं, 2 में 2 जोड़ रहे हैं 4 आ रहा है, 4 में 2 जोड़ रहे हैं 6 आ रहा है, 6 में 2 जोड़ रहे हैं 8 आ रहा है, एक निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, एक निश्चित संख्या घटा रहे हैं, घटाने मतलब -3 सब में से घटाया गया, ठीक है। तब वो श्रेणी प्राप्त होती है, यानी वह श्रेणी जिसके अगले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, वह श्रेणी जिसका अगला पद अगले पद ठीक है, वह श्रेणी जिसके अगले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक। ध्यान दीजिएगा, इस परिभाषा को थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको क्रम से कर लीजिएगा। वह श्रेणी जिसका अगला पद एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है वैसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अगला पद का मतलब, अब जैसे अगला पद, जैसे 2 के आगे पद क्या है 4, फिर इस 4 को प्राप्त करने के लिए क्या किए हो, पहले पद में क्या जोड़े हो 2 जोड़े हो, अब इसके आगे का 4 के आगे का पद क्या है 6 कैसे मिला, तो जब इसके पहले पद में 2 जोड़े हो तब आया 6। तो जो उसका अगला पद है, अगला पद वह श्रेणी जिसका अगला पद एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है, यानी आगे का जो भी पद होगा वह एक निश्चित संख्या या तो जोड़ा जाएगा अथवा घटाया जाएगा, तभी ऐसी श्रेणी प्राप्त होती है। तो अभी हम लोग इसके पहले समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे कि समांतर श्रेणी वह श्रेणी होता है जिसका अगला पद अगर हमें प्राप्त करना है तो उसके पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। पूर्व पद में जैसे हमने 2 पूर्व पद हुआ, 2 में 2 जोड़े थे तो 4 आया था, 4 में फिर हमने 2 जोड़ा था तो 6 आया था। तो पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, ऐसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी का ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का श्रेणी भी लिख सकते हैं का
nवां पद को nवां पद कहिए, nवां पद कहो या व्यापक पद, nवां पद या क्या व्यापक पद। और nवां पद या व्यापक पद को हम an से लिखते हैं और इसका सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। याद रखेंगे, समांतर श्रेणी का कोई पूछे nवां पद का सूत्र क्या होता है, तो nवां पद को ही हम क्या करते हैं व्यापक पद कहते हैं और व्यापक पद को ही अंतिम पद कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगर कोई पूछे कि पहला सूत्र हो गया, दूसरा सूत्र होगा समांतर श्रेणी का अंतिम पद, अंतिम पद को लास्ट पद को l से लिखते हैं और l बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये भी आप याद रखेंगे। आप कहेंगे इसमें कोई अंतर नहीं है, बस इतना याद रखिएगा nवां पद को ही व्यापक पद कहते हैं। अगर nवां पद व्यापक पद दिया होगा तो an से लिखिएगा और अगर लास्ट अंतिम पद दिया होगा तो l से लिखिएगा। लास्ट में अंतिम, तो nवां पद ही व्यापक पद होता है और व्यापक पद ही क्या होता है अंतिम पद होता है। तो दोनों का सूत्र देखिए कोई अंतर नहीं है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और l बराबर भी क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोनों के सूत्र में कोई अंतर है, आप कहेंगे कि नहीं है। तो जब अंतिम पद दिया रहेगा तो l से लिख दीजिएगा और जब व्यापक पद अथवा nवां पद दिया होगा तो an से लिख दीजिएगा। बस इतना ही अंतर करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो सूत्र अगला आता है समांतर श्रेणी का अंत से आठवां पद, समांतर श्रेणी के का अंत से आठवां ठीक क्या होता है। समांतर श्रेणी का अगर अंत से आठवां पद निकालना होगा तो इसका सूत्र होता है आठवां पद बराबर l माइनस r माइनस 1 इंटू डी। आठवां पद का सूत्र है आठवां पद बराबर l माइनस r माइनस 1 इंटू डी। अगर nवां रहेगा, अंत से nवां होगा तो जहां r वही n लिख दीजिएगा। अगर अंत से दसवां रहेगा तो दसवां माने r की जगह यहाँ 10 रख दीजिएगा, ठीक है। अंत से 20वां यानी अंत से लास्ट से आपको पद निकालना है। लास्ट से अगर कह दिया जाए अंत से दूसरा पद क्या होगा तो दूसरा r की जगह 2 रख दीजिएगा। अंत से तीसरा यानी लास्ट से आपको तीसरा पद पाना है तो ये सूत्र होगा l माइनस r माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी के nवां पद का सूत्र हो गया, समांतर श्रेणी के अंतिम पद का सूत्र हो गया और इसके योगफल का एक सूत्र लिख लेते हैं। समांतर श्रेणी का योग, समांतर श्रेणी का योग, समांतर श्रेणी का योग और योग को हम कैसे लिखते हैं, इसका सूत्र होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यस बराबर क्या होता है योग का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां आप जान सकते हैं कि n क्या है, जहां n बराबर है पदों की संख्या, जहां n क्या है पदों की संख्या है, ठीक है। a क्या है प्रथम पद है, ये प्रथम पद है, यस माने सम योग है, यह योग को यस से लिखते हैं और l डी जो होता है सार्व अंतर है, सार्व अंतर दिया है डी का मान, डी सार्व अंतर है और a प्रथम पद है और n क्या है पदों की संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से और एक चीज और उसी सूत्र को हम ऐसे लिख सकते हैं कि s बराबर n/2। आप देखिए क्या 2a को a प्लस a नहीं लिख सकते हैं, 2a को हम लिख सकते हैं क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलिए ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। अरे 2a था ना तो a प्लस a तोड़ दिए हैं, a धन a to a मिलकर 2a हो जाएगा। तो 2a धन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और आप देख सकते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है l है। तो यहाँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह लिख सकते हैं l, तो s बराबर हो जाएगा n/2 और
ये ए मिला और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एल है, तो इस तरह से एल हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है जिस तरह से सवाल रहेगा उसी हिसाब से आपको करना, ध्यान दीजिएगा। अगर आपका पदों की संख्या दिया है, पदों की संख्या दिया, प्रथम पद दिया है और पदों की संख्या हो, प्रथम पद और सार्वधातुक दिया है, तो योगफल का सूत्र ये लगाओ। अगर पदों की संख्या n दिया होगा है और a जो है क्या है प्रथम पद और अंतिम पद दिया होगा, तो योगफल का सूत्र ये लगाइए। जब प्रथम पद दिया हो, लास्ट पद दिया हो, पदों की संख्या दिया हो, तो योगफल का यह सूत्र लगाइएगा। जब प्रथम पद, पदों की संख्या और सार्वधातुक दिया होगा, तो यह सूत्र लगाइएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके सामने दो सूत्र हैं। अब आप बात करते हैं प्रश्नावली की तरफ हम लोग चलते हैं और उसको लगाने का प्रयास करते हैं। प्रश्नावली 5.1 और समझते हैं कि आखिर ये क्या किस तरह से लगेगा सवाल। 5.1 देख सकते हैं, सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। NCERT के बुक को मैं हाथ में लिया हुआ हूँ और इसमें देखिए सवाल दिया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। जब पहले किलोमीटर के लिए आप यात्रा करते हैं तो आपको कितना देना, 15 रुपया देना है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया देना है। यानी आप अगर 1 किलोमीटर की यात्रा करते हैं तो आपको 15 रुपये देना, लेकिन उसके आगे अगर 1 भी किलोमीटर चलते हैं तो 15 प्लस 8 रुपये और बढ़ा के देना है, यानी 15 8 कितना हो गया, 23 रुपये देना पड़ेगा। फिर उसके आगे 1 किलोमीटर चलते हैं तो फिर 8 रुपये आपको देना पड़ेगा। इस तरह से कह रहा है। तो कह रहा है कि आप बताइए कि क्या यह समांतर श्रेणी में है। तो आइए बात करते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल यह कह रहा है, पहले किलोमीटर का किराया कितना है, प्रथम किलोमीटर का टैक्सी किराया रुपया 15 है। ध्यान दीजिएगा, प्रथम किलोमीटर का टैक्सी किराया 15 रुपया है। उसके बाद कह रहा कि जितना किलोमीटर आप जाएंगे उसमें आपको 8 रुपया जोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मतलब यह है कि प्रश्न के अनुसार अगर यहाँ लिखते हैं, प्रश्नानुसार श्रेणी यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, श्रेणी बराबर क्या हो जाएगा, पहले किलोमीटर का 15 रुपया, ठीक है, रुपया 15, दूसरे किलोमीटर का रुपया 15 में क्या करोगे, 8 जोड़ दो, तीसरे किलोमीटर का क्या होगा, रुपया 15 में क्या करेंगे, भाई 15 8 23 हो गया। अब 23 में 8 जोड़ना पड़ेगा। इससे बेटर है कि 15 धन 2 पूरे 8 कर दीजिए। आगे का क्या होगा, रुपया 15 धन 3 गुणे 8, ऐसे आगे बढ़ेंगे क्या होगा, रुपया 15 धन 4 गुणे 8 एंड सो ऑन। इस तरह से देखेंगे तो श्रेणी जो मिलकर आया, बनकर आया, श्रेणी पहला कितना आया, 15 आया, रुपये हटाइए, 15 8 23 आया, 23 और 8 इसमें जोड़ देंगे, 23 और 8 31 हो गया। और 31 में फिर 8 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा, फिर 39 में 8 जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा एंड सो ऑन। इस तरह से चलेगा, यानी समझिएगा, पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपये, उसके बाद उसके अगले किलोमीटर अगर चलना है तो 15 आप प्लस 8 रुपये एक्स्ट्रा देना है, 15 कितना हो गया 23, फिर उसके आगे चलना है तो अब 23 में 8 जोड़ना है तो कितना होगा 31, फिर उसके आगे चलना है 1 किलोमीटर तो 31 में 8 जोड़ना है तो 39, फिर उसके आगे 1 किलोमीटर चलना है तो फिर 8 रुपये जोड़ेंगे तो 39 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा 47। तो कहने का मतलब यह है कि समझिएगा, क्वेश्चन कर रहा है, एक बार और मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपया है। तो कहने मतलब यह है कि पहले 15 रुपया है,
फिर 15 में क्या करना है, जब उसके आगे का किलोमीटर आगे चलना तो 15 वो तो नियत है और 8 का और जोड़ना है, तो 15 8, फिर उसके आगे चलना तो 15 धन 2 गुणा कर दीजिएगा, नहीं उसके आगे चलना 15 धन 3 गुणा करेंगे, उसके आगे चलना तो 15 धन 4 गुणा करेंगे। अब देखेंगे तो 15 रुपया हो गया, अब 15 8 23 हो गया, अब 15 है 8 19 16, 16 और 15 में कितना हो गया 31 हो गया। यहाँ से देखेंगे तो 15 8 3 का 24 और 24 और 15 मिलकर 39 हो जाएगा, और 15 है 8 4 32, 32 में 15 जोड़ेंगे कितना होगा 47। अब ये करें क्या ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो आइए सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, सारा अंतर निकालिएगा। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। तो आइए सारा अंतर निकालते हैं, और सारा अंतर को हम किससे लिखते हैं, D से। हमने आपको बताया था सारा अंतर निकालने का तरीका, दूसरे में से पहले पद को घटा लीजिएगा तो A2 माइनस क्या करेंगे A1, या अगर एक और निकाल लेते हैं तो A3 में से A2 घटाइएगा, A3 माइनस A2, और घटाना है तो क्या करेंगे A4 में से A3 घटाइएगा, A4 माइनस A3। अब इसके आगे मान देखते हैं क्या आता है, A2 का मान क्या है 23, 23 हो गया, माइनस कितना घटाओगे A1 यानी 15, 23 में से 15 घटेगा क्या होगा 8, फिर A3 में से A2 घटाइए तो 31 माइनस 31 में से क्या घटेगा 23, 31 में से 23 घटाओगे तो भी कितना आएगा 8, फिर A4 में से A3 यानी 39 माइनस 31 घटाएंगे कितना होगा 8 होगा। अब आप देख सकते हैं कि सबका सार और अंतर क्या है, समान है, सार और अंतर 8 8 8, इसके आगे भी घटाएंगे तो 8 ही आएगा, इसके आगे भी घटाएंगे तो 8 ही आएगा। तो सार और अंतर जब समान होता है तो ऐसी श्रेणी को हम क्या करते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। लिखेंगे चूंकि सार और अंतर समान है, सार और अंतर समान है, इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, आई होप ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए इसके पहले जो हम लोग पहला सवाल पढ़े एकदम उसी के जैसा आपका तीसरा सवाल है। दूसरा सवाल मैं बता रहा हूँ, तीसरा सवाल आपको करना है। एक कुआं है जिसके पहले मीटर की खुदाई 150 रुपये लग रहा है, और उसके बाद अगर 1 मीटर की खुदाई करते हैं तो 50 रुपये अधिक लगेगा, तो 150 यानी 1 मीटर का 150, तो अगले 1 मीटर का 50 जोड़ देंगे तो 200, फिर उसके अगले 1 मीटर का तो 200 में फिर 50 जोड़ेंगे तो 250, फिर उसके अगले 1 मीटर का तो 250 में 50 जोड़ दीजिएगा, 50 जोड़ते जाइएगा। तो इस तरह से एक श्रेणी बनेगी 150, 200, 250, 300, 350, 400 ऐसे बनेगा। और सार्वंतर निकाल लीजिएगा, अगर सार्वंतर समान होगा तो लिख दीजिएगा कि क्या है ये समांतर श्रेणी है, सार्वंतर समान नहीं होगा तो लिख दीजिएगा समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का कितना भाग निकाल देता है, 1/4 भाग। जब पंप को हम उस बेलन पे लगाते हैं तो जितना बेलन में हवा रहता है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। फिर मान लीजिए छोड़ दिए हम, फिर हमने पंप लगाया, फिर उसको जब पंप लगाए फिर उसमें जितना हवा है उसका 1/4 भाग निकल गया। ठीक है, फिर हमने पंप लगाया, फिर जितनी हवा उसमें बची है 1/4 भाग, यानी जो बार हम पंप लगा रहे हैं उतना बार 1/4 हवा क्या हो रही है, बाहर निकल जा रही है। तो मान लेते हैं उस पंप में x हवा भरी है, x मात्रा हवा भरी है। लिखेंगे माना बेलन में भरे हवा की मात्रा x है, हवा की मात्रा x है। मान लेते हैं कि बेलन में भरे हवा की मात्रा कितनी है, x। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। पहली बार मान लीजिए बेलन में पहले हवा कितना था, x का। ठीक है, अब हम पंप लगा रहे हैं, तो पंप लगाएंगे तो उसमें से हवा निकल रही है, तो x में से x/4 हवा निकल रही है। ठीक है, अरे भाई पहले x था, जो पंपवा लगाओगे तो इस हवा का 1/4 निकलेगा ना, तो टोटल x में से x/4 निकल गया। तो आप देख सकते हैं कि
इसके आगे आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसको सरल करेंगे 4 एकम 4, 4 में से एक x घटा देंगे तो कितना होगा 3x/4 कामा। उसके आगे फिर अब क्या करें, अब इसमें से जो बचा उसमें से फिर 1/4 निकलेगी तो 3x/4 माइनस, अब इसका चौथा भाग निकालेंगे तो 3x/4 अब बटे क्या होगा 4, और इसको आप सरल कर सकते हैं, इसके आगे काट कर देते हैं तो पहला मान लीजिए निकला x हो गया, दूसरा आपका हो गया 3x/4 हो गया, तीसरा आप देखेंगे तो ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, इसको ये 3x/4 और 4 से 4 में गुणा हो जाएगा, कटेगा नहीं है तो आपने तुरंत आप काटने के इच्छुक हैं तो 3x/4 होगा और माइनस 3x/4 चौको 16 होगा एंड सो ऑन। इसमें फिर देख सकते हैं x 3x/4 कामा, इन दोनों का लौसा क्या होगा 16 होगा तो 16 का मतलब 4 चौको 16, 4 की 12x हो जाएगा, यहाँ 12x होगा और माइनस 3x है एंड सो ऑन। यहाँ x होगा कामा 3x/4 कामा, यहाँ सरल कर लेते हैं 12x में से 3x घटाएंगे तो 9x/16 होगा। अब देखिए डाट ये श्रेणी हो गई, ये श्रेणी मिल गया। आप देखते हैं कि ये वास्तव में समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो हम निकालेंगे सार्वअंतर t बराबर किसके, इसमें से घटा दीजिए और इसमें से घटाते हैं, देखते हैं क्या आता है तो 3x/4 माइनस x और यहाँ फिर घटा दीजिए 9x/16 माइनस 3x/4। क्या किए हैं भाई, दूसरे में से पहले को घटाए हैं और फिर तीसरे में से दूसरे को घटाए हैं। अगर इनके समांतर समान है तो इसको समांतर श्रेणी है, नहीं है तो नहीं है। तो 4 एकम 4 माइनस 4x होगा और माइनस 4x में से 3x घटाएंगे तो क्या होगा -x/4। और यहाँ देखते हैं कि ये 16 4 का लौसा क्या होगा 16 होगा, तो यहाँ 16 गुणा करेंगे 4 चौको 16 4 के 12 माइनस 12x में से 9x घटा दीजिए हो जाएगा -3x/16। बहुत शॉर्टकट हो रहा है, आइए बढ़ा देते हैं। 16 4 का लौसा 16 होगा ना, अब ये 16 से 16 कट गया तो 9x बचा, यहाँ 9x हो गया और यहाँ देखेंगे 16 से हम क्या करेंगे 4 चौको 16 4 के 12 माइनस 12x होगा, 12x में से 9x घटा दीजिए -3x/16। क्या बताइए सार्वअंतर समान है? आप कहेंगे सार्वअंतर समान नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ -x/4 है जबकि यहाँ -3x/16 है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। एक बार और समझ लीजिएगा, बस प्रश्न को समझिए। इस बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जितनी हवा की मात्रा है उसमें वायु निकालने वाला पंप जब उस बेलन में ऐसे लगा रहे हैं तो जितना हवा उसके अंदर है उसका कितना भाग निकल जाएगा 1/4 भाग। तो अगर मान लेते हैं बेलन में भरे हवा की मात्रा कितनी है x है सपोज दैट, तो पहले तो x था, ये तो जान ही रहे हैं। अब इसका 1/4 निकालोगे तो क्या होगा x/4 होगा। अब x/4 उड़ रहा हवा उसमें से निकल रहा है तो जो बचा हुआ हवा, जो टोटल हवा था उसी में से ना उस हवा को निकालोगे। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ऐसे सिंपल, आपके पास 100 रुपये का सिक्का है और मान लीजिए 100 रुपये टोटल आपके पास सिक्का है। अब उसमें से एक थैली में रखा हुआ है और उस थैली में आप हाथ डाल रहे हैं और जो बार डाल रहे हैं उतना बार, मान लीजिए 2 सिक्का निकाल रहे हैं, 2 सिक्का निकालना है। तो अगर मान लीजिए 100 रुपया है तो हाथ डाले 2 सिक्का निकला तो बचा कितना, तो क्या करोगे 100 में से 2 घटाओगे ना, ईमानदारी से बताइएगा। या अगर 1/4 निकल रहा है तो 100 का 1/4 होता है 25, इसका मतलब 25 सिक्का निकल गया तो बचा कितना 75 बचा। उसी तरह से बेलन में टोटल हवा कितना भरा था x, और x का अब x में से जो ये x टोटल था और उसका x का कितना भाग 1/4 तो x/4 निकाल दीजिए तो 4 एकम 4 4x में से 3x/4 ठीक है। अब इसमें से घटेगा ना, अब इतना बेलन में हवा भरा बचा होगा। एक बार पहले शुरू में x था, जब एक बार बेलन लगा तो कितना बचा 3x/4। अब 3x/4 में से ही ना घटाओगे इसका 1/4 यानी 3x/4 का कितना 1/4 समझ रहे हैं। तो कहने मतलब पहले x था तो x में से x/4 घटाए हम 3x/4। जैसे हमने आपको बताया ना, जब उसमें पाइप जब वो बेलन में जब वो क्या करते हैं जो वायु पंप लगा रहे हैं तो उसका 1/4 निकल जा रहा है। तो कहने मतलब है पहले x था
अब x में से उसका 1/4 निकल गया तो x में से x बटे 4 निकाल लीजिए, बचा कितना 3x बटे 4 ये बचा। फिर आप 5 लगाओगे तो 3x बटे 4 कैसे न घटाओगे कितना 3x बटे 4 का कितना भाग चौथा बटे 4 लिख देंगे 4 चौके 16 और इस तरह से इसका लॉसा ले लेंगे 16 का 16 हो जाएगा 4 और 4 की आई 4 चौके 16 4 की 12 हो जाएगा और यहाँ 3x है 12x में से 3x घटा देंगे 9x हो गया। ये श्रेणी बन गया। अब दूसरे में से पहले पद को घटाओ और तीसरे में से दूसरे को घटाओ। अगर इनके समांतर समान है तो ये समांतर श्रेणी में होंगे, अगर इनके समांतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी में नहीं होंगे। तो इस तरह से आपका ये 2 सवाल मैं बता दिया। एक तीसरा सवाल आप पहले सवाल की तरह लगाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।